सच बात तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, और हर कोई अपनी गलतियों से ही सीखता है। मामले को जान ही लो, बात निकली है तो। मुद्दा क्या था कि संविधान सभा में और उसके पहले भी जिन्ना तथा उसके गुट के लोग वर्सेस नेहरू जी, कांग्रेस के अन्य नेता, वो वर्ग, इन दोनों में एक मुद्दे को लेकर बहुत जबरदस्त बहस थी। खासकर आप शुरुआत में देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल होती है। आप इस बात को देखते हैं। बाद में फिर वो बोले साहब हम अलग हो जा रहे हैं, हमारा पाकिस्तान हमको दे दो, सारी बातें। और शामिल भी इसीलिए थी कि हाँ हमको अंदर से असहयोग करना है, जो अंग्रेजों के साथ में तुमने स्वराज पार्टी इत्यादि वगैरह अंदर से असहयोग, वही चीज हम तो परेशान करने वाले। एक चीज को लेकर बहुत जबरदस्त बहस होने वाली है कि संविधान कैसा हो, अर्थात मजबूत क्या हो, राज्य हो या केंद्र। ये एक बहुत बड़ा विषय था। ये एक बहुत बड़ा विषय था कि संविधान में शक्ति अधिक किसके पास होगी। आज आप जिसे बोलते हो अवशिष्ट शक्तियां, क्लियर, जैसे आप क्या बोलते हो, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स, राइट, वो किसमें निहित हों। जिन्ना महोदय चाहते थे किसमें निहित हों, राज्य में निहित हों। ठीक, बोले साहब हमारा इन राज्यों में सरकार है, कम से कम हमारा रहे, अर्थात राज्यों में निहित हो तो बेटा केंद्र कुछ नहीं कर सकता। जबकि नेहरू जी तथा एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था मजबूत केंद्र, मजबूत संघ, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हों। वर्तमान में किसमें निहित है भारत में, केंद्र में, यानी संघ में ही निहित है साहब। ठीक, ऐसा नहीं कि राज्यों की शक्तियां कम दिए हैं, पर वो कहते नहीं अवशिष्ट हम में ही हों। इसका और भी बहुत बुरा प्रकोप हमने देखा है 47 के दौर में, खासकर तब जब सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू होती है, मुस्लिम लीग एंड देयर पार्टीज, डायरेक्ट एक्शन डे। अब वो चाहे मुस्लिम लीग रही हो, उनकी पार्टियां, उनके सहयोगी पार्टी की बात कर लो, कृषक प्रजा पार्टी की बात कर लो, यूनियनिस्ट पार्टी की बात कर लो, केवल एक नहीं अन्य भी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार रहती बंगाल में, MS सोहरावर्दी इत्यादि वगैरह। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे आप कहां, पंजाब में। जिन्ना एंड मुस्लिम लीग वगैरह आप पढ़ते हैं कि सिंध में। ये अलग अलग राज्य हुआ करते थे, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, और बाकी भारत के राज्य 11 राज्य इत्यादि के बारे में आप पढ़ते हैं। 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, 3 राज्यों में लीग प्लस उनके सहयोगी दलों को बहुमत मिलने वाला है। ठीक, अंग्रेजों का शासन चल रहा है, 1945-46 का दौर चल रहा है, 1945 के चुनाव के संदर्भ में विशेषकर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 1945 के चुनाव अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह चुनाव थे वो, सच बात तो ये है। इसके पहले वाला चुनाव मुस्लिम लीग हार गई थी, बहुत ही कम सीटें मिली थी, यही वजह कि अगले पॉइंट पर वो एग्रेसिव हो जाएगी। 1942 वाले जो चुनाव आप देखते हैं उसमें बहुत बुरे तरीके से उनकी स्थिति होने वाली। 37 वाला जो चुनाव था बहुत ही खराब हालत होने वाली है, 37-38 वाले में मुस्लिम लीग अपनी पूरी सीटें वगैरह वो हार जाएगी। तो यही वजह कि उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, बोला वोट बैंक हमको ज्यादा से ज्यादा समेटना है। तो वोटों के तुष्टीकरण इत्यादि वगैरह के संदर्भ में हम देखते हैं कि साहब मुस्लिम 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 मुस्लिम, ये सब चीजें उन्होंने अपनाई। निश्चित रूप से धर्म की राजनीति करी और वोट बैंक बढ़ गया, तो होता ही है पहले भी और आज भी। तो ये चीज होने वाली, इनकी सरकारें बन गई, सीधी बात तो यह 1945 में। 47 का दौर अभी पास में आने वाला है। 1942 में जिन्ना तथा उनकी कंपनी पहले ही पास कर चुकी है डिवाइड एंड क्विट, 1942। ठीक, लाहौर अधिवेशन किसका, मुस्लिम लीग का। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम लीग का। मार्च 1942, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग। सीधा प्रस्ताव पास होने वाला है, पाकिस्तान दे दो और छोड़ो, खत्म करो, अपन देंगे नहीं। बोले क्यों, क्या कहा। उस समय मजबूत नहीं थी पार्टी, 45 में जाके मजबूत हो जाएगी साहब, क्योंकि चुनाव जीत गए। इन राज्यों में इनकी सरकार आ गई, इनकी खुद की प्लस इनके सहयोगी। यही वजह कि आपसे पूछते कृषक प्रजा पार्टी बंगाल, कौन से साहब, बोले फजलुल हक। यूनियनिस्ट पार्टी कौन से सर, बोले सर सिकंदर हयात खान। इनके नाम पूछता CM कौन थे, याद रखना इनके नाम,
तो अब इनके हाथ में अंग्रेजों ने क्या करके रखा, बोले हाँ खूब लड़ने दो, जितना ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे उतना ही अच्छा अपने लिए, अपन एक ही बहाना बनाएंगे। बोले नहीं साहब, हम भारत बेचारे गरीब देश को, कमजोर देश को ऐसे छोड़कर कैसे चले जाए राम भरोसे साहब, इसलिए हमारी गुलामी इसको सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग तो आपस ही में सहमत नहीं है साहब। तो और लंबे समय तक उनका शासन बना रहे, तो यही चाह रहे थे, वो तो जाना नहीं चाह रहे थे साहब। अब यहां से दंगे फसाद की स्थिति होने वाली है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाते? 1946। क्लियर? जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार रहेगी वहां पर इस दिवस को हॉलिडे, अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। बोले जाओ बिल्कुल फ्री रहो और जाके क्या करो, प्रत्यक्ष कार्रवाई में सहयोग दो और बढ़ावा दो। दंगे फसाद इत्यादि रोकना किसका काम? बोले राज्य की पुलिस का। पुलिस किसके अधीन आती है? बोले राज्य सरकार के। राज्य में पार्टी किसकी है, किसकी सरकार है? बोले सर क्या करना है, रोकना है, कैसे क्या करना है? बोले ऊपर से आदेश है। अब यदि यहां पर यही स्थिति होती कि साहब मजबूत केंद्र होता, तुरंत अपन वहां पर, ये दंगे चलेंगे, अभी महीनों चलने वाले हैं, वर्षों चलने वाले हैं। 16 अगस्त 1946 से जो दंगे शुरू होंगे 15 अगस्त 47 के बाद तक चलेंगे, नो वो खली तब तक चलेंगे, वर्षों दंगे चलेंगे, कह रहा हूं आपसे, वर्षों, आजादी विभाजन के बाद भी चलेंगे, ये कह रहा हूं। कैसे चल पाए? क्यों नहीं रोका गया लॉ एंड ऑर्डर, क्यों नहीं मेंटेन किया गया? कैसे हुआ ये? क्योंकि राज्य के हाथ में थी वहां की कार्यपालिका। यदि ऐसी व्यवस्था होती कि साहब राज्य की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, इसको कहते हैं फेल होना, कानून विधान संविधान इत्यादि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इलीगल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सीएम इत्यादि वगैरह, तो बोले साहब भंग की जाती है विधानसभा और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ में आए? सेंटर के। यदि मजबूत संघ होता तब, वो था नहीं, अंग्रेजों के हाथ में था, उन्होंने कहा तुम और चुप रहो। बोले हम तो जा रहे हैं साहब, एटली घोषणा हो चुकी है, खाली कर देंगे, हमको क्या मतलब। पहले वो जा नहीं रहे थे और अब जाने में उनको भरपूर जल्दी है। पहले कहा था 2 साल में खाली कर देंगे भारत, फिर बोले नहीं साहब बहुत हालत खराब, हम तो एक ही साल में खाली कर भाग जाएंगे। बोले अपन तो निकले। यहां पर ये होगा, तो इसका मतलब क्या था? मजबूत संघ का इंपॉर्टेंस कुछ समझ में आ पाया? एक छोटी सी झलक है। लाखों लोगों ने कीमत चुकाई है इन दंगों की, 20 लाख लोगों का पलायन हुआ, 5-7 लाख लोग दंगों में मारे गए, एक एक दिन के दंगों में 5-5 हजार 10-10 हजार लोग मारे गए। कारण प्रशासनिक, शासनिक, कानूनी क्या नहीं था? मजबूत संघ नहीं था। इनको क्या चाहिए था? यही एक बहुत बड़ी वजह थी, ना हिंदू वजह थी ना मुसलमान वजह थी, वो तो एक बाहर का आवरण था। ये अपनी नेतागिरी चाह रहे थे, वास्तविक वजह तो यही थी साहब। हम इस बात को देने को तैयार ना हुए, उन्होंने कहा साहब तो फिर लाओ हमारा हिस्सा दे दो, और आप सीधे से नहीं दो तो हम लड़ कर लेंगे। यही शब्द थे किसके? जिन्ना के। यहां से शुरुआत होती है, आप देखेंगे इन चीजों की। पहला एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना, बात क्लियर। दूसरा एक्सपीरियंस, उसका नाम है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बोला अपना चुपचाप निपटते खेलते रहना बेटा। भारत का एक राज्य जम्मू और कश्मीर, उनको क्या चाहिए? बोले नहीं साहब हम विलय नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हम ये करेंगे, बार्गेनिंग, मांडवली, सारी बातें। बोले चलो अच्छे काम करो, मिलजुल के अपन बात करें। बोले क्या चाहिए? बोले नहीं साहब हमारा संविधान अलग होगा, हमारा झंडा अलग होगा, हमारी विधानसभा अलग होगी, और उस पर आपका शासन डायरेक्टली नहीं होगा तब तक जब तक राज्य की विधानसभा पास ना कर दे कि आप शासन कर लो, यानी मजबूत संघ। यही फैसिलिटीज आपने दी थी धारा 370, जम्मू कश्मीर यही वो कहलाती है, अर्थात मजबूत राज्य का आपने उसको दर्जा दिया। कितना झेला है आपने, आप इस बात को नकार नहीं सकते। क्या दे दिया आपने उस एक राज्य को? भारत के सारे राज्य एक तरफ, जम्मू कश्मीर राज्य एक तरफ, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित कर दी आपने? राज्य के पास। कितना झेला है आपने उसको, क्या क्या ना देखा। अपन ने तो केवल देखा और पढ़ा है, वीडियो क्लिपिंग्स देखी हैं, जिन लोगों ने कीमत चुकाई है, हे राम क्या बोलें।
बोलते ना बनेगा, क्या बोलें। ये क्यों हुआ? ये राज्य की व्यवस्थाओं का कारण। सोचिए आप कि एक नियम कानून डिसीजंस का इम्पैक्ट कहां तक जा रहा। दूसरा एक्सपीरियंस, अब हम जब इस चीज को देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो अंततः अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में क्यों हमने अवशिष्ट शक्तियां किसमें नहीं रखी, हमने क्यों इसमें रखी। लोग गांधी के खिलाफ हो गए थे, याद रखना। गांधी जी ने एक ऑप्शन रखा था, दंगे रुक जाएं, जिन्ना जी चलो हम आपकी बात मानते, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते हैं। चलिए, लोग विरोध करेंगे कि बोले साहब इनको संविधान सभा में शामिल किया, इनको अंतरिम सरकार में शामिल किया, 5-5 मंत्रालय दिए, वित्त जैसा मंत्रालय इनको दिए कि बड़ी लियाकत से खर्च करना पैसा, वो तो उड़ाए पड़े हैं, और जहां खर्च करना वहां दे नहीं रहे हैं। थोड़ी सी लियाकत रखो। बोले लियाकत ही ना रखी, वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली, अंतरिम सरकार। बोले परेशान कर दिया इन्होंने। बोले इस हाउस के हैं, उस हाउस के हैं, उससे सीख लिया आपने। वित्त संबंधी मामला केवल और केवल लोकसभा डील करेगी, राज्यसभा के पास में 14 दिन इत्यादि अनुमति है ही नहीं, खत्म। बोले आप उनको प्रधानमंत्री बनाने बोल रहे हो, देखना भी ऐसा संविधान बनेगा कि पूरी अवशिष्ट शक्तियां, बात एक लाइन की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हों, क्या से क्या ना हो जाएगा। आप तो ओल्ड जनरेशन को देख रहे हैं बहस करते, आप तो करंट की जनरेशन है ना, आपने तो इसको देखा। ये तो बहुत छोटा सा रूप है, उसका माइक्रो रूप है। जो 16 अगस्त 1946 से चालू हुआ, उसका बहुत छोटा सा रूप है। कोई रहा हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, मेरा अपना नहीं हो सकता, आपका अपना नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता। सबसे पहले वही है। किसी की जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, पहले राष्ट्र है, उसका संविधान है, और वह ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले, ना कि कुछ को लेकर चले, कुछ का हित सोचे। तो इन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अपन ने कैसा संघ रखा? मजबूत संघ। कल को लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए राज्य का, तो अपन क्या करेंगे? भंग वहां की विधानसभा। ये जो नेताजी वोट बैंक की राजनीति के लिए वोट मांग रहे हैं और सांप्रदायिकता इत्यादि वगैरह की राजनीति करे, भंग। तुमको भी उठा के जेल। और वहां की पुलिस से लेके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसके हाथ में? सेंटर के। अब सेंटर डील करेगा उसको। ये व्यवस्था अब समझ में आई, अच्छी है कि खराब, जरूरी थी कि नहीं थी? तो हमने उठाकर इनका स्ट्रक्चर, कि कचरा है तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, ये अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हो? राज्य में। किसमें होनी चाहिए? केंद्र में। बोले नहीं नहीं हमारा सिस्टम अच्छा, आप समझ नहीं रहे हैं। बोले बेटा समझा रहे तुमको, रुको। तुमने अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी, यही मांग तुमने भारत से करी, फिर तुमको भी देना पड़ेगी। तुमने दी किसको? बंगाल को, जिसको अपन कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तुमने दी ना बंगाल को राज्य में अवशेष शक्तियां। क्या हुआ 1971 पे जाके? क्या हुआ? 71 में बंगाल अलग हो गया पाकिस्तान से। जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो हो गया बांग्लादेश, एक लाइन के कारण। अवशेष शक्तियां किस में निहित हों? अगर संघ में निहित होती, मजाल है कि राज्य की विधायिका वहां के लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज कर पाती, पुलिस व्यवस्था इत्यादि का मिसयूज कर पाती। आखिरी में अंततः आपको सेना भेजनी पड़ी, तो भी कुछ नहीं हो पाया। भारत की बाद में भूमिका थी 71 में, पहली भूमिका आपके द्वारा बनाए गए गलत नियम की थी, और वो गलत नियम जिसे आप बार बार जस्टिफाई कर रहे थे, वो क्या था? अवशेष शक्तियां किसमें निहित हों। यही गलती अमेरिका कर चुका था किसी जमाने में। 1776 अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट, फिलाडेल्फिया घोषणा, 13 राज्यों ने घोषणा की कि अपन दोनों तीनों सब मिलकर लड़ेंगे ब्रिटेन से। एक संविधान बना जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 13 राज्यों ने वहां घोषणा की कि अपन ब्रिटेन से मिलकर लड़ेंगे। गलत साबित हो तो जेल जाते, मौत की सजा होती। लड़े, मिलकर जीत गए, स्वतंत्रता संग्राम, सारी बात है ठीक, देश बन गया। देश बन गया तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू होगा 1789 में। है कितना छोटा सा है, गिने चुने आर्टिकल हैं, वर्षों लग गए। माना 1783 में पेरिस की संधि से युद्ध खत्म हुआ, तो भी 6 साल लगे।
हमने तो फिर भी 2 वर्ष 11 माह 18 ही दिन लिए हैं, बहुत कम टाइम लिए नोट्स बनाने में, अपन ने अच्छे बनाए हैं। और द नेक्स्ट वन, 1789 में जाके मुद्दा क्या है इतने गिने चुने आर्टिकल लिखने में? शक्तियां किसमें हो? नहीं हो सकती। रीजन ये कि 13 ने मिलकर लड़ा है। 13 में से हेड कौन होगा? बोले हम सब हैं। कैसा स्ट्रक्चर अपनाया? ना कि यूनियन का बल्कि फेडरेशन का आपने स्ट्रक्चर अपनाया। 13 के 13 राज्यों में बराबर शक्ति है, राज्यों में निहित है, आज तक झेल रहा है और पहले भी झेला। राज्यों में निहित है तो जाकर आप देखेंगे 1860 में जाकर यहां पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। काले गोरे पूरा कर डाला अपन ने दास प्रथा। अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्ति आएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब दास प्रथा अमानवीय, पूरी दुनिया में खत्म हो गई, अमेरिका से होनी चाहिए। भारत जैसे में 1843 में एलन बरो इत्यादि काल में खत्म हो गई साहब जी, यही पढ़ते ना। और उसके पहले बाकी जगह खत्म हो गई, आपके यहां चल रही है। इतनी बात पर अमेरिका के उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य में डिस्प्यूट हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं साहब हम लोग अलग रहना चाहते, हम अपना देश अलग बनाएंगे, नहीं चाहिए, जाओ हटो। बोले ये क्या मामला है? बोले कैसे कर सकते हो आप ये? बोले हमें संघ ही में नहीं रहना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही नहीं रहना, हमको अलग रहना है। देश का विभाजन एक लाइन में। शक्ति किसमें निहित थी? राज्यों में। हे भगवान, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो आप? एक सिंगल लाइन का मीनिंग, उसकी जड़ें कहां तक जाएंगी। और उनने घोषणा भी कर दी कि अलग, हम अलग है देश से, हमारा देश अलग। तब जाकर यहां पर युद्ध की शुरुआत होती है साथी, और उस युद्ध की कीमत बहुत लोगों ने चुकाई। अब्राहम लिंकन ने अपनी जान देकर भी चुकाई। और तब जाके 1865 में एक नया लॉ पास होता है कि बोले साहब अपन फेडरेशन ही सही। फेडरेशन का मतलब ये केंद्र और राज्य दोनों में निहित हैं, जिसको अपन संघ बोल रहे हैं, जब चाहे तब अलग हो जाओ। बोले फेडरेशन होने के बावजूद भी, शब्द फेडरेशन होने के बावजूद भी विशेषताएं अब यूनियन की रहेंगी, कोई भी अलग नहीं हो सकता। 1865 में जाकर ये होता है। अमेरिका ने कीमत चुकाई। सोचिए कितनी लाइन की शक्तियां किसमें निहित हैं। आज भी चुका रहा है, 1865 तो छोड़िए, आज भी चुका रहा है 2022 में। उस लाइन की कीमत समझ लीजिए। वो लाइन ये है, एक छोटा सा केस बताते हैं। लाइन ये है कि राज्यों का अपना कानून होता है, केंद्र का अपना होता है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि दोनों में कंट्राडिक्शन हो तो किसका लागू होगा? यदि किसमें निहित है तो केंद्र का लागू होगा, यूनियन का लागू होगा। क्लियर है? लेकिन अगर नहीं है अवशिष्ट शक्तियां इनमें है तो किसका होगा अंततः? यही वह कीमत चुका रहा है 2022 में भी अमेरिका, अपने बच्चों की जान चुकाकर, अपने शिक्षकों की, अपने स्कूल के छोटे छोटे अबोध बच्चों की जान की कीमत चुकाकर वो भुगत रहा है। आर्म्स रखना नहीं रखना, बंदूक रखना नहीं रखना, आर्म्स एक्ट किसका विषय है? राज्यों का विषय है। केंद्र की सरकार कानून नहीं बना सकती, बनाएगी तो भी सुपरसीड कर दिया जाएगा बाय दी स्टेट, क्योंकि आपने मॉडल क्या अपनाया फेडरेशन का? किसमें निहित है? राज्यों में। भारत ने क्या अपनाया है? इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। हिंदी में भले ही संघ कह लो, उसको आप इंग्लिश में फेडरेशन कह लो, लेकिन है संविधान में आर्टिकल नंबर 1 कहां से शुरू होता है? यूनियन, दैट इज अमेरिका यूनियन नहीं। भारत शब्द में भी यूनियन, कार्य में भी यूनियन, का मतलब ही क्या है? क्लियर? अमेरिका नहीं है। आज भी कीमत चुकारा का मतलब यह है कि आर्म्स वगैरह रखना नहीं रखने को लेकर मत विभाजन है। कई राज्य कह रहे हैं कि नहीं साहब हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे। बच्चे बंदूक रख सकते हैं, 16 साल के AK-47 क्या पता नहीं कौन कौन सी M240 और न जाने क्या क्या मशीन गन लेके घूम रहे, रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे, ऑटोमेटिक मशीन गन लेके घूम रहे हैं बच्चे। अनुमति है। राज्य केंद्र कानून नहीं बना पा रहा, रोते गाते हैं राष्ट्रपति महोदय वहां के, समझाते हैं, वो बार बार कहते हैं राज्य की सरकार है, बोले नहीं साहब इससे रेवेन्यू मिलता है हमको, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि आबकारी राज्यों का विषय है। बोले साहब बंद कर दो टोटल शराबबंदी। बोले क्यों नहीं बंद कर रहे? अरे लॉकडाउन में देख लिया आपने, खुलवाई गई सबसे पहले रेवेन्यू, कोई पार्टी की रही हो, देखा आपने कहीं की रही हो, प्रगतिशील अप्रगतिशील और न जाने क्या क्या, सबसे पहले। बाकी सब बाद में खुलेगा, स्कूल कोचिंग संस्थान सब बाद में खुलेंगे, पहले क्या खुलेगी? बेचारे कहां जाएं। बेवड़ा कम्युनिटी ने देश की इकोनॉमी को संभाल लिया अपने हिलते झूमते हुए कंधों पर, ये भी हमने देखा।
तो ये तो आर्म्स एम्यूनिशन का व्यवसाय, उससे भी ज्यादा। वो बोतल आएगी 100, 200, 500 रुपए की, ये बंदूक आएगी लाख रुपए की, लाखों का रेवेन्यू। कैसे छोड़ दें? आप छुड़वा नहीं सकते क्योंकि मजबूत संघ नहीं है। कीमत चुकाई। यही वजह है कि स्कूल में किसी बच्चे को टीचर ने डांटा, अगले दिन वो ग्रेनेड लेके पहुंच गया। स्कूल में किसी बच्चे का मजाक उड़ा दिया अन्य बच्चों ने, होता ही है। कभी हमारा किसी ने उड़ाया, कभी आपका भी किसी दौर में उड़ाया होगा। स्कूल के 4 बच्चे एक साथ हो गए, कभी इस गुट में हो, कभी हो गया। अगले दिन वो बंदा पहुंच गया AK-47 लेके, और उसने लाइन से बिल्कुल। सोचिए क्या वजह है? उस लाइन की वजह है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, ये मुद्दा था। हमने कहा साहब ये नहीं चाहिए हमको। और अंततः जब तुम मांग रहे हो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हम कहते हैं, अबुल कलाम आजाद कहते हैं, सरदार पटेल कहते हैं, नेहरू कहते हैं, हमें नहीं मालूम तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए पाकिस्तान, तुम्हें विभाजन चाहिए कि नहीं चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें चाहिए विभाजन। यही शब्द थे साहब जी। सोच कर देखिए, लौह पुरुष सरदार पटेल जी के, सब इस बात को सहमत थे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। आज तुम्हारी इस महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए इसको स्वीकारा जाए तो न जाने कितनों को बलि चढ़ाना पड़ जाएगा। कुछ उदाहरण हमने पहले देखे, 47 के पहले, और कितने सटीक थे वो लोग जिन्होंने भविष्य भी देखा कि तुम चुका रहे हो कीमत। इतनी सी लाइन मात्र नहीं है, देश को बर्बादियों की डगर पर ले जाने वाला रास्ता है वो। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होनी चाहिए साथी। क्लियर? इसलिए आपको बताया क्योंकि वो जो आर्टिकल है ना 200, 201 आकस्मिक, ये इंपॉर्टेंस है उसका। तुम दाएं बाएं हुए और उठा के तुम्हारी विधानसभा सस्पेंड। होता क्या है कि नेताजी अपनी वोट बैंक इत्यादि की राजनीति के लिए क्या क्या ना कर सकते हैं बेचारे। होता ही है, देखा अपने क्षेत्रवाद की राजनीति, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इस बात को पहले से जानते थे वो दिग्गज लोग संविधान सभा के, उन्होंने पहले ही उस बात के लिए पॉइंट ऐड करके रखा। यदि दाएं बाएं हुए, वहां का शासन बिगड़ा, तो 356 के साथ में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो अवधारणा वो क्या है, मजबूत संघ की है। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संघ सूची के विषय ये हैं, राज्य सूची के विषय है जिसपे तुम कानून बनाना। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसा होता है तो अवशिष्ट शक्तियां, ध्यान रखना, किसमें निहित हैं? ये आखिरी शब्दों में उसका मतलब ये था कि अंतिम बादशाह हम ही हैं। इस बात को गलती से ही मत भूलना। और ये क्या ये सही निर्णय था या गलत, ये आप ही सोच कर बताएं। वो एक सिंगल लाइन मात्र नहीं, उसके मायने बहुत गहरे हैं, बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। वापस राज्यपाल पे पहुंचो, कहाँ की कथा कहानी में घुस गए थे। राज्यपाल महोदय हमने कनाडा से अपनाया, क्लियर, क्योंकि वहां अपॉइंटेड बाय दी सेंटर, सेंटर का प्रतिनिधि होता है। इसी चीज के लिए होता है कि कल को अगर कोई राज्य इस टाइप की हरकत किया, कृषक प्रजा पार्टी टाइप की, यूनियनिस्ट पार्टी टाइप की, अपने वोट बैंक की राजनीति टाइप की, अमेरिका टाइप की, वहां के कुछ राज्यों टाइप की हरकत किया, तो तुरंत वहां पर ये चीज होगी। और राज्य के मुख्यमंत्री तक को, वहां का जो भी हेड होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जा चुका है जम्मू कश्मीर में, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी की छोड़ो, 1960 के दौर में अपन ने उठाकर अब्दुल्ला जी बोले चलो अंदर फिलहाल में, बोले नहीं बहुत प्रसिद्ध नेता, बड़े नेता, ये नेता, बोले राष्ट्र से बड़ा कोई नेता नहीं है, ना तुम हो ना हम हैं, राष्ट्र ही सबसे बड़ा है। सिंपल सी बात है, नेता तो आएंगे और जाएंगे। तो बड़ा डिस्प्यूट होता है इन चीजों को लेकर के। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है, केंद्र के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल महोदय, जो कि कहीं ना कहीं बाध्य कर देता है कहाँ राज्य की विधानसभाओं को। कई लोग कहते हैं कि ये प्रावधान सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि राज्य ने खुद चुना है अपना प्रतिनिधि। तो बोले साहब क्यों किसी तीसरे बंदे को आप यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं जो कि जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं, उसको जनता ने चुना नहीं है, उसको तो सेंटर ने भेजा है। बोले ये तो गलत व्यवस्था है, लोकतंत्र का ही उल्लंघन हो गया अपने आप में। शक्ति उसके पास में होनी चाहिए जो कि जनता का प्रतिनिधि है। तो कुछ लोग ऐसा पक्ष देंगे, सब इस पक्ष में खड़े हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब वो प्लान बी है, अच्छे से अच्छा सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो, उसकी व्यवस्था भी करके रखी गई। और ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। अच्छे से अच्छा सोचिए, होपफुल रहिए, आशावादी रहिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहिए। जब हमने संविधान, या हमारे उन विद्वानों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान रखा, ना केवल उनके कथनों को बल्कि उनके अनुभवों को, कि साहब हम अच्छे से अच्छा सोच रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हम तैयार हैं, प्रिपेयर फॉर दी
वस्ट, और उसके लिए हमने प्रोविजन किए। मामला क्रिस्टल क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।